हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की सीडीएस की एग्ज़ाम की तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी। और आप लोगों ने ईडियम्स एंड फ्रेजेस में जो हमने 6 ट्रिक्स डिस्कस किया था उस वीडियो को आपने देख लिया होगा। क्योंकि अगर आपने उस वीडियो को देखा है और आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया है तो आई कैन एश्योर यू कि आपको 1000 ईडियम्स रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऑब्वियसली अगर आपको याद है तो ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज अगर आप नॉलेज और ट्रिक्स को कंबाइन करते हो तो ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है और आप बहुत आराम से 80+ या 75+ स्कोर कर पाते हो अगर आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ नॉलेज एंड ट्रिक्स हो। तो आज हम लोग बहुत ही डिमांड में जो चीज़ है मार्केट में और बहुत सारे लोगों ने बोला, तो हमने S1 और S6 के ऊपर जो भी कुछ रूल्स बन सकते थे, जो भी कुछ ट्रिक्स बन सकते थे, उसके ऊपर आज वीडियो बनाने का सोचा है। और पहले हम लोग 7 रूल्स को डिस्कस करेंगे और फिर लास्ट में मैं एक्सक्लूसिवली एक ट्रिक आपको बताऊंगा जिसको मैं यूज़ करके अपना टाइम बचाता था। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रूल एंड अ ट्रिक। ट्रिक आपको धोखा दे सकता है, 80% टाइम्स काम करता है, 10-20% टाइम्स नहीं भी कर सकता है। रूल आपको धोखा नहीं देगा। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ रूल्स देखेंगे और कुछ ट्रिक्स भी देखेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि ये ट्रिक है और ये रूल है, तो आपको उस हिसाब से उसको यूज़ करना है। ठीक है, तो लास्ट में मैं आपको अपना पर्सनल ट्रिक बताऊँगा जो कि मैं यूज़ करके बहुत ज़्यादा अपना टाइम सेव कर पाता था एग्ज़ाम में। ठीक है, तो वो हम तब बताएंगे जब हम लोग पेपर सॉल्व करने के लिए चलेंगे। तो आज इस सेशन में हम लोग पहले रूल्स को समझेंगे और उसके बाद हम लोग CDS 1 2026 के पेपर सॉल्व करेंगे और CDS 1 2025 का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके 5 क्वेश्चन और इसके 5 क्वेश्चन करेंगे, 10 क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा जिसको आपको करना है। ठीक है, और देखना है कि आप उसको खुद कर पा रहे हो कि नहीं। इस सेशन को पूरा एंड तक देखिएगा। आई कैन एश्योर यू अगर आपके अभी 4-5 आ रहे हैं तो आपके 8-9 आने लग जाएंगे बहुत आराम से। ठीक है, प्री रिक्विजिट ये है कि थोड़ा सा संयम बना के रखना है। रील के ज़माने में अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा संयम बना के रखना है। और दूसरा कि बेसिक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश का होना चाहिए कि मैं इंग्लिश के सेंटेंस को पढ़ के समझ पाऊँ कि सेंटेंस कह क्या रहा है। अगर इतना कर पाते हो, इतना कर लेते हो तो आगे देखो, अदरवाइज स्किप कर दो क्योंकि फिर मुश्किल है। क्योंकि अगर बेसिक इतना नहीं कर सकते कि इंग्लिश को समझ जाएँ कि ये क्या कह रहा है तो फिर ये सेक्शन नहीं हो पाएगा सॉल्व। ठीक है, चलिए, इसमें आपको करना क्या होता है, इसमें बेसिकली आपको अरेंज करना होता है PQRS को, ताकि एक कंप्लीट पैसेज बन जाए जो कि सेंस बनाए, जो कि मतलब बनाए, जो कि मीनिंग बनाए कुछ। ठीक है, तो इसका ऑर्डर उल्टा सीधा लिखा रहता है, इसको आपको ठीक करना है और ऐसे ठीक करना है, ऐसे स्ट्रक्चर करना है कि पूरे पैसेज का कोई सेंस बने। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है बेसिकली, अगर हम शॉर्टकट की बात करें तो इसमें आपको क्लू खोजने हैं। ठीक है, आप पूरा सेंटेंस नहीं भी पढ़ोगे ना, अगर आप क्लू खोज लोगे तो आपका आंसर बन जाएगा। आपको पेयर बनाना है। अगर आपने एक भी पेयर बना लिया, और इस 7 रूल्स के बेसिस पे हम लोग बस यही कोशिश करेंगे कि हम पेयर बना पाए। अगर आपने पेयर बना लिया तो आपका 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और कभी कभी 100% भी। ठीक है, तो पेयर बनाने पे फोकस करना है। सबसे पहला है टाइम लॉक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि आपको PQRS में अलग अलग टाइमिंग्स दिए रहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर पैराग्राफ में हिस्ट्री या किसी चीज़ के डेवलपमेंट की बात करें या किसी चीज़ के समय से बदलाव की बात करें, समय के बदलाव की बात करें, ठीक है, तो आप समझ जाना कि आपको ऑर्डर में अरेंज करना है। कैसे? पुराने से नए में। जैसे अगर मैं बोलूं कि भैया इंडिया जो था वो, हिंदुस्तान जो था वो सोने की चिड़िया कहलाया करता था। उसके बाद क्या हुआ कि मुगल आ गए, फिर उन्होंने लूटपाट किया, फिर ब्रिटिश आ गए, फिर उन्होंने भी लूटा और फिर फाइनली हम आज़ाद हो गए और उसके बाद जो है हमने कॉन्स्टिट्यूशन अपना बना लिया। तो एक ऑर्डर बना और इस ऑर्डर को कैसे लगाना है, जिस ऑर्डर में मैंने बात किया। वैसे तो लगाओगे नहीं कि पहले संविधान बन गया, फिर मुगल आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर जो था, फिर इंसान जन्म ले लिया धरती पे। ऑर्डर लगाना है। तो बहुत बार क्या होगा, आपको सेंटेंस में टाइमलाइन पकड़ना है कि भैया टाइम, अच्छा ये फलना जो टाइम है ये प्राचीन काल की बात कर रहा है, फिर बीच में मिडिवियल टाइम्स की बात होगी, फिर मॉडर्न टाइम्स की बात होगी। तो आपको ओल्ड से न्यू की तरफ आना है। इससे आपके 20% सवाल तो इसी से आपके सॉल्व हो जाएंगे बहुत आराम से। ठीक है, दूसरा आपको देखना है, प्रोनाउन से लिंक करना है। अगर सेंटेंस में दे है, दिस है, दीज है, दी लेटर है, दी फॉर्मर है, तो ऑब्वियसली दे, अगर दे वर्ड है तो वो किसी, या दिस है तो वो किसी चीज़ की बात कर रहा होगा। तो आपको खोजना है इससे पिछले वाले सेंटेंस में कि वो किस चीज़ की बात कर रहा है। तो जैसे मैं बोलूँ कि गर्ल्स आर वेरी ब्यूटीफुल, दे आर ऑल्सो गुड डांसर्स। तो भैया ये दे किसके लिए आया, ये गर्ल्स के लिए आया। तो आपको खोजना है कि ये दे किसके लिए आएगा और फिर जिसके लिए भी आएगा उसके साथ पेयर बना देना। मान लेता हूँ ये P है, ये Q है, तो PQ का पेयर बन गया। इसके बेसिस पे आपका 2-3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो जनरल रूल है, ये सबको पता होता है। या नहीं भी पता है तो आप अभी पता कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा वेट करिएगा, मैं आपको बताऊँगा 1-2 स्पेशल रूल्स जिसके बेसिस पे आपके 60-70% सवाल लग जाएंगे। ठीक है, और
अच्छा, आगे चलने से पहले ये वाला वीडियो आपको ज़रूर से ज़रूर देखना है, किसी भी हाल में देखना है, ठीक है। ये बहुत ही तगड़ा वीडियो है और इस वीडियो को आप स्किप नहीं कर सकते अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है तो, ठीक है। इसके अलावा हमारा ये इंग्लिश का लॉजिकल एलिमिनेशन का बैच चल रहा है जिसमें 4 सेशंस ऑलरेडी अपलोड हो गए हैं। अगर आपको इडियम्स का वीडियो अच्छा लगे, उसी फॉर्मेट पे हमने और जो बाकी सेक्शंस हैं, जैसे वो कैब के सेक्शंस हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स के हो गए, ठीक है, या फिर हमारे क्या बोल सकते हैं S1 S2 के हो गए, इन सब के ऊपर भी जो ट्रिक्स लग सकते हैं वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। एट द सेम टाइम मैं इसमें आपको ग्रामर के सारे रूल्स भी कराऊँगा और इसमें मैं आपको क्या बोलते हैं S1 S2 भी कराऊँगा, ठीक है, और पार्ट्स ऑफ द स्पीच भी कराऊंगा। तो ये एक मिनी क्रैश कोर्स है जिसको आप सिर्फ अवेल कर सकते हो, ठीक है, 349 रुपीज़ में, ठीक है। आप लिंक पे क्लिक करना और आप एनरोल कर सकते हो इसमें अगर आप चाहो तो, एंड इफ़ यू आर समबडी हु इज स्ट्रगलिंग विद दिस। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा ट्रिप वायर, ठीक है। तो जब भी आपको सिंस देन दिखे, बिफोर दैट दिखे, दिस वॉज बिकॉज दिखे, एज अ कॉन्सिक्वेंस दिखे, तो हमें हमेशा किसी पहले दिए हुए टाइम या रीज़न को पॉइंट आउट करता है। तो आपको देखना है दूसरे सेंटेंसेस में कि अगर मान लीजिए सिंस देन लिखा है तो आपको खोजना है दूसरे सेंटेंस में कहीं पे आपको टाइम दिखेगा, उस टाइम के साथ इसका पेयर बना देना, टाइम और उसके बाद ये सिंस देन वाला सेंटेंस आएगा, पी क्यू का पेयर बन गया, आपका 2-3 एलिमिनेट हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। वैसे ही बिफोर दैट भी आपको दिखे तो आप सेंटेंस में खोजना कि टाइम कहाँ दिया हुआ है, उस टाइम के साथ इसका पेयर बनेगा और पेयर बनते ही आपका आंसर आ जाएगा। वैसे दिस वॉज बिकॉज, तो इसके ऊपर आप रीज़न खोजना, ठीक है, रीज़न दिया रहेगा, उस रीज़न के साथ आपका पेयर बन जाएगा दिस वॉज बिकॉज से शुरू होने वाले सेंटेंस का, और पेयर बनते ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, जब अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो कुछ 2-3 ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले 2026 का सवाल लगाएंगे, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो ये रूल्स समझने का तभी फ़ायदा है जब हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे 10 सवालों पे तब, ठीक है। तो थोड़ा बने रहिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। नेक्स्ट है ओपनिंग इको, ठीक है। तो S1 जहाँ से ख़त्म होता है, जहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है, S1 ख़त्म होते ही जो सेंटेंस तुरंत बाद में आएगा उसमें S1 का कीवर्ड या प्रोनाउन रिपीट होता हुआ आपको दिखेगा हमेशा, ठीक है। S1 का कीवर्ड आपको रिपीट होता हुआ दिखेगा। इसके बेसिस पे भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर S1 का आपने ओपनिंग खोज लिया ना तो आपका तो ऐसे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और कभी कभी तीनों डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ओपनिंग का आपको कीवर्ड खोजना है। जो S1 में कीवर्ड होगा ना वो आपको किसी सेंटेंस में भी सेम आपको मिलेगा, वहाँ से आपका सेंटेंस का ओपनिंग बन जाएगा और आपका पेयर बनेगा, आपका एलिमिनेशन के बाद आंसर आ जाएगा। ये अभी यूज़ करके आपको दिखाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको यूज़ होते हुए दिखेंगे। वैसे ही क्लोजिंग का भी इको बहुत बार क्या होगा कि S6 जो है वो कंक्लूजन देता है ना, तो जो वर्ड होगा दस, अनफॉर्चुनेटली, दी कंक्लूजन इज़ क्लियर, ये सब वर्ड्स अगर आपको दिखे दस, अनफॉर्चुनेटली, कंक्लूजन, तो समझ जाना कि ये लास्ट में आएगा बिल्कुल, ठीक है। ये सारे वर्ड्स जब भी आपको दिखें तो आप समझ जाना कि भैया ये एंडिंग वाला वर्ड है, ये S6 से जस्ट ऊपर वाला वर्ड है 90% केसेस में। अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया, पहले आपको टाइम चेक करना है, टाइमलाइन, ठीक है। दूसरा आपको प्रोनाउन चेक करना है, प्रोनाउन के ऊपर हमेशा नाउन आएगा। तीसरा आपको S1 का कीवर्ड दिख जाएगा किसी सेंटेंस में, वो दिखेगा तो पेयर बन जाएगा। और 4 में आपको जब भी वर्ड दिखे दस, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, कंक्लूजन, ये सब वर्ड्स जब भी दिखे तो समझ जाना ये लास्ट में आएगा हमेशा, ठीक है। तो 4 रूल्स हमने कर लिया, 4 किया ना, अच्छा ये 5वां था, अच्छा 5 हो गया हमारा, सॉरी। छठा वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको वर्ड दिखे हाउएवर तो आप समझ जाना कि इसके ऊपर वाला जो सेंटेंस होगा वो कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंस होगा। जैसे मैं बोलूँ कि ऐसे लिखा हो एस में, हाउएवर ही एब्यूसेस अ लॉट, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपको जब भी हाउएवर दिखे ना तो आप सोचो कि सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। ही एब्यूसेस अ लॉट, गाली बहुत देता है तो नेगेटिव है। तो इसके ऊपर वाला जो सेंटेंस होगा ना वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो हाउएवर जो है वो कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, ठीक है। तो विराट इज़ अ ग्रेट बैट्समैन, हाउएवर ही एब्यूसेस अ लॉट, तो ये पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया बैट्समैन है लेकिन गाली बहुत देता है। हाउएवर का मतलब क्या है, लेकिन। तो लेकिन तो हम लोग तभी लगाते हैं ना जब तारीफ़ करें और फिर बेइज्जती करना हो, या बेइज्जती करें फिर तारीफ़ करना हो। अरे यार बहुत डैश आदमी है लेकिन यार दिल का अच्छा है ना। तो बस हाउएवर में अगर आपका नेगेटिव है तो ऊपर जो सेंटेंस आएगा जस्ट ऊपर इसके वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से आपका एक पेयर बन जाएगा, बहुत बढ़िया। वैसे ही जब वर्ड दिखे दस, हेंस या देयरफॉर तो समझ जाना कि जब भी ये वर्ड दिखे तो ये रिजल्ट बताता है। तो इसके ऊपर आपको हमेशा, इसके ऊपर हमेशा, जैसे बोलूँ कि उसने इसीलिए उसने 100 सेंचुरीज लगाए, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर रीज़न दिया रहेगा ना कि वो बहुत मेहनती था इसलिए उसने 100 सेंचुरीज लगा दिए। तो जब भी 10 लिखा रहेगा, हेंस लिखा रहेगा, देयरफॉर, तो इसके बाद हमेशा आपको रिजल्ट बताएगा कि देयरफॉर ही स्कोर्ड 100 सेंचुरीज। तो उसके ऊपर क्या आएगा, उसके ऊपर हमेशा
क्या आएगा कि भैया बहुत तगड़ा बैट्समैन था, बहुत मेहनती था, इसीलिए वो 100 सेंचुरीज लगा पाया। ठीक है, नेक्स्ट है इनफैक्ट, कॉन्सिक्वेंटली, ये सारे वर्ड्स हैं। जब भी वर्ड दिखे इनफैक्ट, कॉन्सिक्वेंटली, तो ये क्या करेगा कि कोई पॉइंट होगा ना, उसी को थोड़ा सा और एम्फेसाइज करेगा। ठीक है, वो उसी का कंटिन्यूएशन होगा, कंटिन्यूएशन ऑफ द सेंटेंस, उसी को थोड़ा सा डीप सेंस में समझाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फर्दर ऑल्सो टू, इसका मतलब है कि कुछ ऐड कर रहा है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ही इज़ वेरी हैंडसम, फर्दर ही इज़ ऑल्सो अ गुड सिंगर, मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर ऐड करे तो आपको ये वर्ड्स दिखेंगे, फर्दर ऑल्सो टू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस जब दिखे तो समझ जाना कि इलस्ट्रेट कर रहा है, कोई एग्जाम्पल दे रहा है उसके बारे में। ठीक है, और उसके बाद है 7th रूल है मिरर पैटर्न, कि अगर दो सेंटेंस सेम, कभी कभी ना दो सेंटेंस सेम स्टाइल या सेम टेम्पलेट से शुरू होते हैं। ठीक है, कभी कभी अभी दिखाऊंगा कैसे, जैसे सेम लैंड इज टर्म्ड एज, इसी से दो सेंटेंस, दो अलग अलग सेंटेंस S1 और P दोनों इसी से शुरू हो रहे हैं, तो दोनों का पेयर बन जाएगा, आंख बंद करके पेयर बना देना। ठीक है, तो इसमें क्या मतलब है कि कभी कभी क्या होता है, दो सेंटेंस सेम स्टाइल या सेम टेम्पलेट से शुरू होते हैं। ठीक है, ये दिखाता है कि दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो दोनों को जोड़ देना, अभी मैं दिखाऊंगा इसको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ रूल्स थे, 7 रूल्स थे। अभी आपको याद नहीं करना है, अभी मैं इसको लगा के आपको दिखाऊंगा तो आपको और क्लैरिटी आती जाएगी। ठीक है, तो देखिए, अब ये हमारा CDS 1 2026 का पेपर है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बताता हूँ ट्रिक पहले। ठीक है, उसके बाद हम इसको लॉजिक से सॉल्व करेंगे जो अभी हमने सीखा है। ट्रिक ये है, जो मेरा समय बचाता है वो ये है कि, अगेन पहले मैं रीइटरेट कर देता हूँ, ट्रिक्स आर नॉट एब्सोल्यूट, ट्रिक्स आपको 20% टाइम्स धोखा देंगे। ठीक है, तो ट्रिक को टाइम बचाने के लिए यूज़ करना है हमेशा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन में Q है, S, 3 जगह S से ओपनिंग हो रहा है। अगर 3 जगह S से ओपनिंग हो रहा है ना, तो 98% टाइम्स आपका आंसर यही तीनों में से एक होगा, ए आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि भैया S से ओपनिंग हो रहा है या तो Q से हो रहा है, तो आपको सबसे पहले S डाल के चेक करना है। ठीक है, क्योंकि आप 98% श्योर हैं कि मेरा ओपनिंग S से ही है। अगर तो S उसमें बैठ गया तब तो भाई बात ही खत्म हो गई, काम अपना हो गया। अगर नहीं बैठा तो भी बात बन गया, क्योंकि Q से अपना अगर बैठ रहा है तो तीनों एलिमिनेट हो गया, Q आ गया आंसर। ठीक है, तो ये ट्रिक ना 2026 में 3-4 जगह काम किया। ठीक है, 4 जगह काम किया। और अभी इसमें देखो, Q से ओपनिंग है, S से, तो इसमें तो लगेगा ही नहीं, ट्रिक ही नहीं लगेगा। Q से S से नहीं लगेगा। ठीक है, P से S से नहीं लगेगा, Q से S से नहीं लगेगा। लगता है मैंने पिछली बार वीडियो बनाया था तो एग्जामिनर ने देख लिया था, तो इसीलिए उसने ऐसे ऑप्शंस दिए। अब यहाँ देखो R Q नहीं लगेगा। अब यहाँ देखो QR S, अब यहाँ लग जाएगा। अब मेरा 80% चांसेस है कि मेरा आंसर B और C में सही होगा। ठीक है, और पुराने पेपर्स में तो भैया 90% में यही है। 2026 में पहली बार ये ट्रिक थोड़ा सा फंबल किया, बट ज़्यादातर ये काम किया। तो इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि आप समय बचा सकते हो। समय कैसे बचा सकते हो कि आपको पता है कि मैं 90% श्योर हूँ कि Q से ओपनिंग है, तो मैं पहले Q से चेक कर लूँगा, सेंटेंस S1 पढ़ूंगा और Q पढ़ के देखूंगा कि क्या ये S1 के साथ पेयर बना रहा है, क्या ये फिट बैठ रहा है। अगर तो फिट बैठ रहा है तब तो सीधे एलिमिनेट हो गया बाकी ऑप्शंस, और नहीं बैठ रहा है तो फिर मैं दूसरे पे चेक करूँगा। ठीक है, तो इससे आपका समय बच जाएगा, कहने का ये मतलब है। ठीक है, अब इसमें देखो QS, तो इसमें Q एलिमिनेट हो गया, मोस्ट प्रोबेबली आंसर इन्हीं तीनों में से होगा। इसमें देखो QSPQ, Q 2 बार है और बाकी एक बार है, तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर A होगा या D होगा। ठीक है, 40 वाले में RPRS। ठीक है, तो PR जो है 2 बार ही है, तो आंसर मेरा A या C होगा, बट इसमें आंसर गलत था, इसमें शायद B या D है आंसर। ठीक है, तो पहली बार ये 2026 में फंबल किया, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये 80-90% एक्यूरेसी से आपको आंसर दिला देता है। तो ये कहने का ये मतलब है कि एंड में फंस जाओ, समय कम रहे, तुक्का लेना है। तो कैसे लेना है तुक्का कैसे लेना है भैया? बहुत बार क्या होता है, इंग्लिश का पेपर लेंथी आता है, कंप्लीट नहीं हो पाता, तो तुक्का कैसे लेना है? QRRS, तो तुक्का लेना है तो B और C में लेना है तुक्का। ठीक है, और अगर थोड़ा डिटेल में जाना है तो देखो Q, ठीक है, तो C के साथ चले जाना, क्योंकि Q कॉमन है सेकंड वाले में, C के साथ चले जाना। ठीक है, वैसे ही इसमें देखो Q, तो मेरा आंसर या तो A है या D है। अब देखो P, तो सेकंड वाला P है, बट इसमें भी P है, इसमें भी P है। फिर देखो RQRS, ठीक है, तो देखो R 2 बार आ रहा है, तो मैं A के साथ जाऊंगा। अगर तुक्का लेना है तो, ये प्योरली तुक्का के लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, आपके 60 से 70% चांसेस होंगे सही होने के, प्योरली तुक्का के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, समय है तो जो रूल्स बताएं, रूल्स को करना है। ठीक है, नहीं तो फिर आके मुझे ही गाली दोगे कि भैया आपने ऐसे बोला था। ठीक है, अब इसको करते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। S1, द वर्ड साइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लैटिन वर्ब साइंटिया मीनिंग टू नो। ठीक है, तो जो वर्ड है साइंस वो ओरिजिनेट होता है लैटिन वर्ड जिसको बोलते हैं सैंटिया, जिसका मतलब होता है टू नो। अब मैंने रूल में क्या बताया था कि भाई S1 का कीवर्ड खोजो स्टेटमेंट्स में।
अगर वो मिल जाता है तो वहीं से आपका पेयर बनेगा। ऑप्शन में मैंने पहले ही देख लिया है कि एस से मोस्ट प्रोबेबली मेरा ओपनिंग होना है, ठीक है। अब देखो टू नो और नॉलेज दिख रहा है कि नहीं कनेक्ट होता हुआ। तो ये रूल S1 इको वाला रूल था ना कि जो S1 में कीवर्ड खोजो उस कीवर्ड वही सेम कीवर्ड आपको किसी PQRS में मिलेगा। अगर वो मिल गया तो पेयर बन गया। तो S1 का पेयर S के साथ बन रहा है, इसका मतलब मेरा स्टार्टिंग तो S से है, तो ये मेरा हो गया एलिमिनेट, ठीक है। अब पढ़ो, साइंस इन अ ब्रॉड सेंस इज एज ओल्ड एज ह्यूमन स्पीशीज़। भैया ये पढ़ के तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये टाइमलाइन वाला भी इस पर लगेगा, ठीक है। पहले बोल रहा है कि भाई जो साइंस है ना वो इतना पुराना है, जब इंसान जन्म लिया धरती पे तब उस समय का है, ठीक है। फिर यहाँ पे बोल रहा है 16th सेंचुरी। अरे 16th सेंचुरी तो अभी 400 साल पहले की बात है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये पहले आया, उसके बाद 16th सेंचुरी आएगा। फिर देखो, द अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट, इंडिया, चाइना, ग्रीस एंड मेनी अदर मेड वाइटल कॉन्ट्रीब्यूशन टू इट्स प्रोग्रेस, ठीक है। इट्स प्रोग्रेस, अब इट्स से देख लो, ये प्रोनाउन है तो इसके ऊपर का नाउन भी होगा, ठीक है। लेकिन बस इस दोनों के बेसिस पे मुझे ये पता लग गया कि पहले पी आएगा फिर क्यू आएगा, क्योंकि पहले इंसान जब पैदा हुआ तब तो भैया 5000 साल पहले की बात है, और ये 16th सेंचुरी तो 400 साल पहले की बात है। तो पहले पी आएगा फिर क्यू आएगा। तो देखो ये तो कट ही चुका था। अब इसमें देखो, इस ऑप्शन में देखो, अब तुम्हारा आंसर ऑलरेडी आ चुका है। मैंने क्या बोला, पहले पी आएगा फिर क्यू आएगा। तो देखो इसमें पी पहले है फिर क्यू है, इसमें पहले क्यू है बाद में पी है तो ये भी कट गया, इसमें पहले क्यू है फिर बाद में पी है तो ये भी कट गया। तो आंसर क्या बच गया, बी आ गया। कितना ईजी था भाई ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं 32 पे। ब्रिटेन वॉज द फर्स्ट कंट्री टू एक्सपीरियंस मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। ब्रिटेन जो था वो पहला कंट्री था जिसने मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक्सपीरियंस किया। फिर पी पे आ जाओ। स्टेबिलिटी मेंट दैट द किंगडम हैड कॉमन लॉज, a single currency and a market that was not fragmented by local authorities levying taxes on goods that passed through their area, thus increasing their price. चलो ठीक है, आगे पढ़ते हैं। It had been politically stable since the 17th century. अब ये इट किसकी बात कर रहा है भाई, ऑब्वियसली इंग्लैंड की बात कर रहा है, ब्रिटेन की बात कर रहा है, ठीक है। तो प्रोनाउन को नाउन से कनेक्ट करो, ब्रिटेन की बात कर रहा है। अब देख लो क्या कहीं और भी ब्रिटेन की बात हो रही है क्या। इसमें ब्रिटेन नाम का नाउन आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, फिर ब्रिटेन नाम का नाउन यहाँ भी नहीं दिख रहा, फिर ब्रिटेन नाम का नाउन यहाँ भी नहीं दिख रहा है। तो एक ही जगह दिख रहा है S1 में, तो S1 के बाद आएगा Q, तो मेरा ये दोनों कट गया। अब बचा Q। अब देखो दोनों में P है, तो Q के बाद P आ गया, बात खत्म हो गई। Q के बाद P आ गया। अब देखना है कि R पहले आएगा कि S आएगा। अब देखो मैंने क्या बोला था, एज अ कॉन्सिक्वेंस वर्ड दिखेगा तो क्या करना है, उसको लास्ट में डालना है। तो आंसर क्या हो गया, S, ठीक है। कितना सिंपल है यार, ये तो ट्रिक से हो गया। एज अ कॉन्सिक्वेंस दिखे तो लास्ट में डाल देना है, बट ऑब्वियसली एक बार पढ़ के उसको क्रॉस चेक जरूर कर लेना, ठीक है। ब्लाइंडली किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं करना है। अगर इसको पढ़ते हैं, बाय द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी मनी वाज वाइडली यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एज अ कॉन्सिक्वेंस अ लार्ज सेक्शन ऑफ द पीपल रिसीव्ड देयर इनकम इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरीज रादर देन इन गुड्स। तो भैया पहले बार्टर सिस्टम में काम होता था, चावल दो और टमाटर ले जाओ, क्योंकि तब करेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, तब पैसा नाम का कोई चीज़ नहीं होता था। तो अब इसने क्या बोला कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ जिसकी वजह से मनी यूज़ होने लग गया एक्सचेंज के लिए, और जब मनी यूज़ होगा तभी ना तुम सैलरी और वेज दोगे रादर देन पेइंग इन कैश और काइंड। तो आर पहले आएगा फिर ऐसा आएगा, तो हो गया आंसर, सीधा इजी है, ठीक है। फिर 33 पे आ जाओ। विलियम वन हैड द लैंड मैप्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्शंस टू 180 नॉर्मन नोबल्स हु हैड माइग्रेटेड विथ हिम टू ब्रिटेन, ठीक है। तो विलियम वन कौन है, किंग है, और इसके किंग के दरबार में नोबल्स होते हैं, 80 नोबल्स होते हैं, ठीक है। तो उनको इसने क्या किया, उनको इसने क्या किया, लैंड गिफ्ट किया, ठीक है। इन 80 नोबल्स को लैंड दिया, ठीक है, जो नोबल्स इसके साथ ब्रिटेन आए थे, ठीक है। यहाँ हो गया। अब देखते हैं, पढ़ते हैं 10। अब देखो 10 वर्ड, कीवर्ड हाईलाइट करो। 10 एंग्लो सैक्सन पीजेंट्स बिकेम टेनेंट्स ऑफ वेरियस लेवल ऑफ लैंड होल्डर्स, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। दे कुड नॉट हाउएवर यूज देयर नाइट्स फॉर प्राइवेट वॉरफेयर विच वॉज फॉरबिडन इन इंग्लैंड। हाउएवर वर्ड दिख रहा है, हाउएवर, ठीक है। तो हाउएवर में यूज देयर नाइट्स फॉर प्राइवेट वॉरफेयर विच वॉज फॉरबिडन इन इंग्लैंड। तो हाउएवर कब यूज़ करते हैं, लास्ट में यूज़ करते हैं। तो हाउएवर से ओपनिंग नहीं, अच्छा ये 10 वाला तो S6 था यार, S6 को नहीं पढ़ना था अपने को, 10 वाला तो एंड में ही आएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। दे कुड नॉट हाउएवर यूज देयर नाइट्स फॉर प्राइवेट वॉरफेयर विच वॉज फॉरबिडन इन इंग्लैंड, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे पहले पूरा पढ़ना है, आराम से पढ़ना है पहले, और इस सेक्शन के लिए एटलीस्ट 20 से 25 मिनट या 30 मिनट लास्ट में बचाने हैं, तब जाके आप अच्छे एफिशिएंसी से नंबर निकाल पाओगे। नेक्स्ट, दे सून बिगैन टू गिफ्ट सम ऑफ देयर ओन लैंड्स टू नाइट्स हु वुड सर्व देम जस्ट एज दे इन टर्न सर्व्ड द किंग। भैया देखो अब इसमें 3 कैरेक्टर दिख रहे हैं, एक तो किंग के नीचे उसका नोबल्स, जो 80 नोबल्स की बात कर रहा है, और नोबल्स ने अपने नीचे नाइट्स को हायर कर लिया है, ठीक है। तो किंग ने नोबल्स को ज़मीन दी, और ये नोबल्स ने किंग से ज़मीन लेके थोड़ा ज़मीन इनको दे दिया, और इनसे अपना काम करवाते थे, और नोबल्स फिर किंग का काम करता था।
ये मेरे को बेसिक समझ में आ रहा है, ठीक है। दे वर ऑब्लाइज टू सप्लाई अ सर्टेन नंबर ऑफ नाइट्स टू द किंग, ठीक है। अच्छा, दे वर ऑब्लाइज टू सप्लाई अ सर्टेन नंबर ऑफ नाइट्स टू द किंग, किसकी बात हो रही है भाई? अरे नाइट्स तो सबसे नीचे है, नाइट्स को सप्लाई करेगा किंग को कौन? बिचौलिया। बीच में कौन है? नोबल्स, ठीक है। अरे देखो मैंने क्या बोला, किंग है, 3 कैरेक्टर है, किंग है, फिर नोबल्स है, फिर है नाइट, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि दे वर ऑब्लाइज टू सप्लाई अ सर्टेन नंबर ऑफ नाइट्स टू द किंग, तो ये दे बोल रहा है, दे एक प्रोनाउन है, तो किसके लिए यूज़ हो रहा है? नाइट्स को सप्लाई कर रहा है किंग को, तो बचा कौन? नोबल्स ही करेगा ना सप्लाई, बिचौलिया। तो नोबल्स जो है वो कुछ नाइट सप्लाई करता था किंग को, तो देखो दे यूज़ हो रहा है, तो इसके पीछे का नाउन खोजो नोबल। तो नोबल मेरे को कहाँ दिख रहा है? दीज नोबल लॉर्ड्स, क्या यहाँ पे नोबल दिख रहा है? बिकेम द चीफ टेनेंट्स ऑफ द किंग एंड वर एक्सपेक्टेड टू गिव हिम मिलिट्री हेल्प। देखो मिलिट्री हेल्प कौन देता है? नाइट्स। नाइट्स मतलब, अरे नाइट्स मतलब सिपाही यार बेसिकली, ठीक है। तो मिलिट्री हेल्प कौन देगा? नाइट्स देगा। और नाइट्स को कौन रख रहा है अपने नौकरी पे? तो नोबल। तो देखो दे का नोबल के साथ नाउन और प्रोनाउन मैच हो गया, ठीक है। तो एस और आर का पेयर बनेगा, एस और आर का पेयर बनेगा। लो तो देख लो एस और आर कहाँ पे है? यहाँ पे एस और आर दूर दूर है, यहाँ पे एस और आर दूर दूर है, यहाँ पे एस और आर दूर दूर है, ये बस यहाँ पे एस आर का पेयर बन रहा है। डी हो गया तुम्हारा आंसर, बहुत आराम से, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ 34 पे। इन एन इकोनॉमिक सेंस फ्यूडलिज्म रेफर्स टू अ काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ अ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। फ्यूडलिज्म जो है वो एक तरह का एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का तरीका है, ये बोल रहा है। अब आ जाओ पी। इन फैक्ट द लेटर कल्टिवेटेड देयर ओन लैंड एज वेल एज दैट ऑफ द लॉर्ड। द लेटर पकड़ो, द लेटर, इन फैक्ट, ये सब कीवर्ड्स हैं जो हमने रूल्स में देखा है। द लेटर, तो लेटर मतलब किसी इंसान की बात हुई होगी पी से पहले, तो देखो किसकी देखते हैं किस में यहाँ पे बात हो रही है, किसी इंसान की। द लेटर कल्टिवेटेड देयर ओन लैंड एज वेल एज दैट ऑफ द लॉर्ड, मतलब कोई ऐसा बंदा है जो अपना ज़मीन की भी खेती करता था और लॉर्ड की भी खेती कर देता था, और वो लेटर है। तो देखते हैं लेटर किसकी बात हो रही है। इट इज़ बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन लॉर्ड एंड पीजेंट हु वर्कड ऑन द फॉर्मर्स लैंड। अरे देखो फॉर्मर भी मिल गया, फॉर्मर मतलब पहला और लेटर मतलब दूसरा वाला। तो फॉर्मर कौन है? लॉर्ड, और लेटर कौन है? पीजेंट, ठीक है। लेटर कौन हो गया? पीजेंट। फॉर्मर कौन हो गया? लॉर्ड। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और पकड़ो, इट इज़ बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप। इट किसके लिए यूज़ हो रहा है भाई? फ्यूडलिज्म के लिए, फ्यूडलिज्म के लिए। तो क्यू से मेरा ओपनिंग हो रहा है, तो ये कट गया, क्यू से ओपनिंग हो गया है ना। इट इज़ बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन लॉर्ड एंड पीजेंट हु वर्कड ऑन द फॉर्मर्स लैंड, ठीक है। तो क्यू से मेरा ओपनिंग होगा। जब यहाँ पे फॉर्मर की बात कर ही दिया है, तो फॉर्मर के बाद क्या आएगा? लेटर आएगा। तो क्यू के बाद पी आना चाहिए, क्यू के बाद पी यहीं पे है, ए मेरा आंसर हो गया, बात खत्म। आपको अगर चाहिए तो आप पूरा पढ़ लेना, ठीक है, बट आंसर सिंपल यही है। फिर आ जाओ 35 में। द जापानीज एम्पायर वॉज कंसिडर्ड रिच, हाउएवर पेइंग फॉर दीज इम्पोर्ट्स विथ गोल्ड एंड सिल्वर स्ट्रेन्ड द इकोनॉमी एंड लेड द टोकुगावा टू पुट restrictions on the export of precious metals. Over time, the silk from Nishijin came to be known as the best in the world. They also took steps to develop the silk industry in Nishijin in Kyoto so as to reduce imports. This was because it imported luxury goods like silk from China and textiles from India. This was because, है इसमें बहुत सारे hints, लेकिन मैं ये वाला पकड़ रहा हूँ। This was because, अब ये रीज़न दे दिया कि क्यों हुआ, ठीक है। तो ये बिकॉज किस चीज़ का रीज़न दे रहा है? किस चीज़ का रीज़न दे रहा है? रीज़न दे रहा है किस चीज़ का? जापान के रिच होने का। जापान बहुत रिच था क्योंकि वो इम्पोर्ट करता था लग्जरी गुड्स फ्रॉम चाइना एंड इंडिया। तो हमने क्या पढ़ा था रूल में? दिस वॉज बिकॉज जब भी आए तो उसके ऊपर लिखा रहेगा, क्या दिया रहेगा उसके ऊपर कि जापान रिच था क्योंकि, बिकॉज का मतलब क्योंकि वो ये करता था। तो एस से मेरा ओपनिंग हो गया, तो ये कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पेयर एक और बन रहा है, क्यू और आर में देखो, क्यू और आर में देखो कि क्या पेयर बन रहा है, ठीक है, क्यू और आर में, ठीक है। दे ऑल्सो टुक स्टेप्स टू डेवलप द सिल्क इंडस्ट्री इन निशिजिन। अब देखो यहाँ निशिजिन है, यहाँ निशिजिन है, यहाँ पे निशिजिन नहीं है कहीं भी, तो निशिजिन क्यू और आर का तो पेयर बनेगा। अब आर क्यू बनेगा कि क्यू आर, वो देखना है। तो देखो यहाँ पे आर क्यू है और क्यू आर यहाँ दूर दूर है, तब तो मुझे और देखने की ज़रूरत ही नहीं है भैया। दिमाग तब लगाओ ना जब लगाने की ज़रूरत पड़े। जब यहाँ पे मुझे ये श्योर है कि क्यू आर का पेयर बन रहा है, लेकिन यहाँ पे क्यू और आर दूर दूर है और यहाँ पे साथ में है, तो आंसर सी हो गया सीधे सीधे, ठीक है। तो 2026 का हमने कर लिया 5 क्वेश्चन। अब चलते हैं 2025 का करते हैं, ठीक है। 2025 का करते हैं 4 क्वेश्चन, सॉरी 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो 2025 का ये पेपर है, 2025 का फर्स्ट वाला पेपर है ये, ठीक है। तो इसको अभी हम सॉल्व करेंगे, इसके 5 क्वेश्चंस, तो आपको समझ में आ जाएगा ट्रिक, ठीक है। तो देखो इसमें क्यू क्यू दिख रहा है मुझे, अच्छा इसको रुको, इसको
हाँ, तो देखिए क्यू क्यू एस एस ट्रिक नहीं लगेगा, क्यू क्यू पी पी ट्रिक नहीं लगेगा, फिर यहाँ पे पी क्यू एस पी, पी और पी 70% आप हो सकते हो कि ए और डी में से कोई मेरा आंसर हो सकता है, ठीक है। क्यू एस पी आर तीनों ही अलग है, मैं सिर्फ ओपनिंग खोज लूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर इसमें देखो क्यू आर पी एस, इसमें भी ओपनिंग खोज लोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर क्यू एस पी एस 2 बार एस है तो ज़्यादा उम्मीद 70% चांस है कि बी और डी में आंसर होना चाहिए। फिर देखो क्यू एस नहीं लगेगा, फिर इसमें देखो पी एस क्यू क्यू आंसर सी या डी में से एक होना चाहिए, ठीक है। फिर पी पी क्यू एस आंसर ए और बी में से कुछ होना चाहिए, ठीक है। अब हम सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहला सवाल 61, तो इसको पढ़ते हैं। द मिनिमम थर्मोमीटर हैज़ अ लार्ज बोर एंड इट्स फ्लूइड इज़ कलरलेस अल्कोहल, ठीक है। तो मिनिमम थर्मोमीटर में एक लार्ज बोर होता है और उसमें फ्लूइड होता है कलरलेस अल्कोहल। अब इसको पढ़ते हैं। When the meniscus moves up the bore, it leaves the index behind to register the lowest temperature. Resetting the dumbbells of the minimum thermometer is accompanied by the action of inverting the stem until the index slides down the meniscus. A tiny dark index in the shape of a long dumbbell is placed in the bore below the top of the alcohol column. It is mounted horizontally, and as the alcohol contracts with the decreasing temperature, the meniscus of the alcohol pulls the index down. It दिख रहा है, it is। भैया it is किसके लिए यूज़ हो रहा है? भैया इट इज़ यूज़ हो रहा है थर्मोमीटर के लिए, तो S1 का ओपनिंग एस से है तो ये कट गया, ठीक है। अब इसको हिंदी में एकदम धीरे धीरे पढ़ना है, समझना है, ठीक है। तो इट इज़ माउंटेड हॉरिजॉन्टली एंड एज द अल्कोहल कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे जैसे अल्कोहल कॉन्ट्रैक्ट करता है टेम्परेचर कम होने की वजह से, तो मिनिस्क्यू ऑफ द अल्कोहल पुल्स द इंडेक्स डाउन। तो जो अल्कोहल का मिनिस्क्यू होता है वो इंडेक्स को नीचे की तरफ खींच लेता है और आपको दिखेगा टेम्परेचर कम होते हुए, ठीक है। When the minuscule moves up the bore, it leaves the index behind to register the lowest temperature. ठीक है, देखो S के बाद Q है या तो R है, अगर हम ये फाइंड कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। अब मैं सिर्फ Q और R पढ़ूंगा, ठीक है। तो S को मैं समझ लिया हिंदी में कन्वर्ट करके। अब हम पढ़ते हैं R को पढ़ते हैं, चलो। A tiny dark index in the shape of a long dumbbell is placed in the bore below the top of the alcohol column. ठीक है, कुछ खास समझ नहीं आया। यहाँ पे देखो डंबल की बात की है, चलो डंबल की बात की है। अलॉन्ग डंबल इज प्लेस्ड, ठीक है, डंबल को रखा गया है। रीसेटिंग द डंबल, अरे यार डंबल को प्लेस करोगे तब ना उसको रीसेट करोगे, पहले डंबल प्लेस होगा तब ना रीसेट होगा। तो आर और क्यू का तो पेयर बन रहा है, लेकिन पहले आर आ रहा है फिर क्यू आ रहा है, ठीक है। तो पहले आर आ रहा है फिर क्यू, तो आंसर मेरा डी हो गया। सिंपल, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ देखो 62, The Cretaceous period extends from about 146 million years ago to 65 million years, ठीक है। तो इसमें टाइम पीरियड लग सकता है, पढ़ते हैं आगे। क्रिटेशियस पीरियड जो है 146 मिलियन से 65 मिलियन तक रहा। Apart from deposits, this period is marked by the transgression of the seas and outpouring of huge quantities of lava so as to form the Deccan Trap and intrusion of plutonic rocks such as gabbro and granite, ठीक है। अब आप इसको ज्योग्राफी से रिलेट करने लग जाओ, अगर पढ़े होगे तो तुरंत हो जाएगा। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्रिटेशियस पीरियड द पेनिनसुला वाज अफेक्टेड बाय इंटेंस वोल्केनिक एक्टिविटी। भैया एंड की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये हो सकता है कि मेरा ये एंड बने, हो सकता है, ठीक है, नॉट श्योर। पहले मैं पूरा पढ़ूंगा। द आउटपोरिंग हैज़ बीन वेरी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंट्री विद डाइवर्जेंट फैसीज ऑफ डिपॉजिट्स बीइंग फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इन कॉन्ट्रास्ट टू द रिलेटिवली न्यूअर हिमालयाज दिस फैसीज, भैया देखो आर और एस का तो बन रहा है, फैसीज 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 फैसीज, ठीक है। तो आर एस कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, एस आर नहीं और एस आर नहीं, ठीक है। आर एस यहाँ दिख रहा है, बी और सी में से कोई एक आंसर है मेरा। और टूवर्ड्स द एंड क्यू वाला, ये सी, क्यू से एंड है, एंड वर्ड है ना, एंड वर्ड टूवर्ड्स द एंड, ठीक है। तो ये भी हो गया बहुत ईजी। 64, ठीक है। द सेंट्रल इंडियन हाईलैंड नोन एज विंध्यान माउंटेन्स ऑक्यूपाई ए लार्ज बेसिन एक्सटेंडिंग फ्रॉम चित्तौड़गढ़ इन द वेस्ट टू सासाराम एंड डेहरी ऑनसोन इन द ईस्ट। तो बोल रहा है कि जो इंडियन हाईलैंड है, जिसको हम विंध्यान माउंटेन्स भी बोलते हैं, है ना, इट ऑक्यूपाइज अ लार्ज बेसिन एक्सटेंडिंग फ्रॉम चित्तौड़गढ़ इन द वेस्ट टू सासाराम डेहरी ऑनसोन इन द ईस्ट। तो डायरेक्शन बता रहा है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। अब पढ़ते हैं। वन ब्रांच ऑफ द बेसिन एक्सटेंड्स फ्रॉम सासाराम टू होशंगाबाद। तो एक ब्रांच जो है सासाराम से होशंगाबाद जाता है, तो एक ब्रांच की अगर बात की तो दूसरे ब्रांच की भी बात करेगा, ठीक है। अच्छा, दिस ब्रांच ऑफ दिस बेसिन, दिस ब्रांच, कौन सा ब्रांच बात कर रहा है भैया? एक ही जगह पे ब्रांच की बात हो रही है जब पी की, ठीक है। तो ये तो पेयर बैठ गया, पी और आर का तो पेयर बैठ गया यार। वन ब्रांच और दिस ब्रांच, क्या इसमें कोई ब्रांच की बात हो रही है? नहीं हो रही। क्या इसमें कोई ब्रांच की बात हो रही है? नहीं हो रही। तो अपना तो ऐसे भी हमने क्या बनाया था कि या तो ए है या डी है, ठीक है। तो पी से तो मेरा ओपन हो रहा है और आर आना चाहिए पी के बाद, तो यही आ रहा है। तो डबल कन्फर्मेशन हो गया, मेरा आंसर ए आ गया।
ठीक है, अब 64 पे चलते हैं। ड्रॉट इज़ अ कंटिन्यूस एंड लेंदी पीरियड ड्यूरिंग विच नो सिग्निफिकेंट रेनफॉल इज रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ठीक है, तो ड्रॉट जो है वो एक कंटिन्यूस लेंदी पीरियड है जहाँ पे बहुत कम रेनफॉल रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं पी। दिस डेफिनेशन हाउएवर डज नॉट अप्लाई टू। अब देखो दिस डेफिनेशन मतलब कहीं तो डेफिनेशन आपको मिलेगा, तो देखो इन इंडिया द मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज़ डिफाइंड ड्रॉट। ठीक है, और इसके बाद दिस डेफिनेशन, तो आर और पी का तो भैया पेयर बैठ रहा है, तो आर पी यहाँ बैठ रहा है, आर पी यहाँ नहीं बैठ रहा, आर पी यहाँ नहीं बैठ रहा, आर पी यहाँ बैठ रहा है। ए और डी में से हमारा एक आंसर है। ठीक है, अब देखो जब यहाँ पे ड्रॉट की बात की तभी ना डेफिनेशन की बात करेगा, तो S1 का इको है ये। ठीक है, तो आर से शुरू होगा या क्यू से? इन जनरल द एरिया रिकॉर्डिंग लेस देन 60 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली एंड इन विच द वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल इज मोर देन 20% आर द ड्रॉट प्रोन एरियाज इन इंडिया। ठीक है, लेकिन जब डेफिनेशन ऑफिशियल डेफिनेशन आया उसके बाद फिर ये डेफिनेशन, ये इसका कंटिन्यूएशन है, तो आर से मेरा ओपनिंग ज़्यादा मेरे को बेटर लग रहा है। ठीक है, तो मेरा आंसर हो गया डी, क्योंकि ये S1 का इको है यार। रूल से डिविएट नहीं होना, अच्छा लगने पे ठीक है, बट रूल से डिविएट नहीं होना है। रूल क्या कहता है कि ड्रॉट और ड्रॉट का डेफिनेशन हमेशा सबसे ऊपर आएगा, डेफिनेशन हमेशा सबसे ऊपर आएगा। ठीक है, तो आर से ओपन हो गया, तो डी हमारा आंसर हो गया। अब देखो S1 65 का, द डेफिनेशन ऑफ लार्ज फार्मर्स डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट इन इंडिया। ठीक है, लार्ज फार्मर का डेफिनेशन जो है वो हर स्टेट में चेंज होता रहता है। ठीक है, अब इसमें देखो, अब देखो भाई QRPS, अगर मैं सिर्फ ओपनिंग खोज लूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये दिख रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो ये किसी चीज़ का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल देखते हैं क्या दे रहा है। अ फार्मर हैविंग 10 एकड़ इन केरला इज़ अ लार्ज फार्मर वाइल इन राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा ही फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अ स्मॉल और मीडियम फार्मर। भैया ये एग्जाम्पल तो S1 का ही है ना। S1 ही तो कह रहा है कि फार्मर जो है उसका डेफिनेशन स्टेट टू स्टेट चेंज हो रहा है, और फिर यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया कि भैया केरला में इसको छोटा बोलेंगे और पंजाब में इसको, सॉरी केरला में इसको बड़ा बोलेंगे, पंजाब में इसको छोटा बोलेंगे। भैया आर से ओपन हो रहा है 110% और आर से यहाँ ओपन होता हुआ दिख गया, तो मेरा आंसर हो गया बी। ठीक है, तो यहाँ तक होपफुली मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। सेशन को यूट्यूब पे बहुत लंबा एक्सटेंड करने का कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है प्लीज़ कमेंट करिएगा। इसके अलावा मैं एक और प्रैक्टिस सेशन डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा अपने एलिमिनेशन, लॉजिकल एलिमिनेशन वाले बैच में, ताकि हम एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें और आप उस बेसिस पे इन रूल्स को इम्प्लीमेंट करके आपको हर दिन 10 सवाल लगाने ही लगाने हैं। अगर आप इसमें 8-9 नंबर चाहते हो, आपको हर दिन लगाने ही लगाने हैं, आपके पास ऑप्शन नहीं है। आपको हर दिन 10 सवाल या 8 सवाल 5 सवाल लगाने ही लगाने हैं। ठीक है, तब जाके, क्योंकि ये प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।